हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा आखिरी वीडियो है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोजित इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इनका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है, कि वो परमानेंट काम नहीं देते। वो काम देते हैं, अगर उनके पास काम होता है तो काम देते हैं, काम नहीं होता तो उनको बाहर निकाल देते हैं। वो किसी को परमानेंट काम पर रखना नहीं चाहते। वैसे इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है कि वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में महिला श्रमिक। यदि वैश्वीकरण में महिलाओं को काम करने के अवसर प्रदान कराए हैं, परंतु रोजगार की स्थिति यह प्रदर्शित करती है कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी सुनिश्चित रूप से नहीं मिली है। अब ये विदेशों में काम तो करती हैं विदेशी चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो परमानेंट काम है, जिनको हम स्थायी कार्य कहते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इस तस्वीर के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा से, जैसे हमने इसके ऊपर पॉइंट देखा था, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार किस प्रकार से भारतीयों के लिए संकट बना है। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योगों को बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तु की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुओं खोज करती हैं, और इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्माता अपनी लागत कम करने की कोशिश करते हैं। चूँकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोजक श्रम लागत को कटौती करने की कोशिश करते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर हम जो वस्तुओं की लागत कम करनी है ना, तो कच्चा माल को तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि कच्चा माल तो उतना ही लगेगा। लेकिन जो श्रमिक हैं, जो जिनको परमानेंट काम दिया जाता है, उनको सिर्फ काम के अनुसार ही काम बुलाया जाए, या कम कीमत पर उनको बुलाया जाए, या कम पैसे देकर ज़्यादा घंटे काम करवाया जाए। ये व्यवस्था यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। तो वो अब अस्थायी रोजगार देती हैं, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन ना देना पड़े, श्रमिकों को लंबे घंटे तक काम करवाना पड़े, और अत्यधिक मांग की अवधि में वो नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूर काफ़ी कम होते हैं, और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अंतरिक्ष समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्याताओं को बीच में प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने की मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों में कोई न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया जाता। जो उनका हिस्सा बनता वो नहीं दिया जाता। अभी हम बात करते हैं कपड़ा श्रमिक। एक मजदूर का उदाहरण है, जिसमें एक 35 वर्षीय सुशीला है, जो कि दिल्ली में पहले परमानेंट काम करती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका काम छूट गया है। पहले काम करने की वजह से उसको जो वहाँ पर व्यवस्था थी, जैसे स्वास्थ्य बीमा था, भविष्य निधि, वेतन था, और काम करने की दुगनी मजदूरी देने पर भी, दुगनी मजदूरी करने पर भी दुगना पैसा मिलता था। लेकिन अब उनका 1990 के बाद बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आ गई हैं, और उसके आने के बाद अब सुशीला को काम की तलाश में 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब वहाँ पर उसका काम निश्चित नहीं है। उन्हें लगभग पूरी ज़िंदगी निकालने के बाद भी वहाँ पर परमानेंट काम नहीं मिला, या स्थायी काम नहीं मिला। अब वो सुबह 7 से लेकर रात को 10 बजे तक काम करती है, और पहले की तुलना में बहुत कम पैसे या बहुत कम आय कर पाती है। उनके वेतन को बहुत कम कर दिया गया है। अब वो पहले जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर पा रही है। तो इसका हमारे प्रतिस्पर्धा से यह असर हुआ कि सामान्य व्यक्तियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उपरोक्त कार्य परिस्थितियाँ और श्रम की कठिनाइयाँ भारत में अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में नियोजित हैं। असंगठित क्षेत्र वो होते हैं जहाँ जिस कंपनी की कोई अपने ही रूल हों, वो किसी सरकारी रूल या संस्था के रूल के अनुसार काम ना करती हो, मतलब असंगठित हो, उसमें सारी चीज़ें बंधी हुई ना हो। मजदूर उसमें संगठन नहीं बना सकते, उसमें विरोध नहीं कर सकते, कंपनियां अपनी मर्जी से किसी को बाहर निकाल सकती हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो उसको बचाव है या उसको व्यवस्था है, अगर वो बीमार हो जाती है तो ये चीज़ें उनको कंपनी नहीं दे रही है, जिसका वो पहले उपभोग करती थी। जिसको जैसे वो पहले चीज़ें लेती थी, बीमार होने पर दवाइयाँ कंपनी की तरफ से मिल जाती थी, खाना कंपनी की तरफ से मिल जाता था, अब वो उसको नहीं मिलता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग में श्रमिक और भारतीय निर्यातक और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है।
अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि इन्होंने उन गरीब लोगों को नियमित मजदूरी की बजाय अस्थायी मजदूरी देना शुरू कर दिया है। अब उनका जीवन पहले की तुलना में बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है। गरीब लोगों पर इसका बहुत बुरा असर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए प्रत्येक वर्ग को क्या करना चाहिए? सरकार, अब बताना कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार को वहाँ पर जो काम करने की घंटे हैं या वहाँ पर जो नियमित काम देने की व्यवस्था है वो एक निर्धारित कर देनी चाहिए। सरकार को 8 घंटे या जो से ज़्यादा समय है काम करने का वो एक निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। सरकार को एक निश्चित पे निर्धारित कर देनी चाहिए कि अगर आप इतने समय काम करेंगे तो आपको इतने रुपए वहाँ मिलेंगे। निर्यातक फैक्ट्री के नियोक्तक जो फैक्ट्री के अंदर जिसको लगाते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको एक संगठन बनाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं किया जाएगा। अगर वो किसी प्रकार का शोषण होता है तो उसके विरोध में सभी फैक्ट्री कर्मचारी उसके साथ काम करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी को न्याय संगत करने के लिए उनके हिस्सेदारी में जितना उनका प्रॉफिट होता है उनको ज़रूर देना चाहिए। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी रख रखाव की व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था और बीमारी और छुट्टी जैसी व्यवस्थाओं का भी वहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए। और श्रमिक भी अपना क्या करें कि श्रमिक अपना एक गुट बना लें, अपनी एक व्यवस्था बना लें, या जिसको हम एक संघ कहते हैं, संघ का निर्माण कर लें। अगर कोई किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ज्यादती आती है, किसी को बिना वजह के या काम करते करते ही बाहर निकाल दिया जाता है तो उनको बाहर निकालने से रोका जा सके। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति इस व्यवस्था में कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में बहस है कि क्या कंपनियों को रोजगार नीति के मुद्दे पर लचीलापन अपनाना चाहिए, कि जो इन्होंने अपनी मनमर्जी से कि लचीला बदलाव कर सकते हैं, अपनी मर्जी से रूल बदल सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। इस अध्याय के आधार पर नियोजित और श्रमिकों के पक्ष का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कि उनको इस प्रकार का पद नहीं करना चाहिए। बाकी आपने अभी पढ़ा है, ऊपर हमने देख के आए हैं कि वो लचीलापन से मतलब यही है कि वो मजदूरों को बाहर ना निकालें या अपनी मनमर्जी के कानून ना बनाएं या मजदूरों पर ज़बरदस्ती से कोई चीज़ों को ना ला दें। इस प्रकार के नियम और कानून उन्हें करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, इसके बारे में खुद पढ़ लें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। इसके बाद हमारा शुरू होता है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, कि किस किस को न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए लड़ना पड़ रहा है। उपयुक्त प्रमाण से यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसर का सर्वोत्तम उपयोग किया है और दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ का हिस्सा भी नहीं मिला। मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अच्छे उच्च घराने के व्यक्ति थे, उनको तो वैश्वीकरण का फायदा हुआ है, बाकी को तो कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण और अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सके। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभ से उनकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन नीतियों में केवल धनी और प्रभावशाली लोगों का ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों को हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपको सरकार के द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिकों को कानून का उचित कार्यान्वित हो और श्रमिक अपने अधिकार मिल सके। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वो प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो। यदि जरूरत हो तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोध का उपयोग कर सकती है और न्यायसंगत नियमों को विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है। क्योंकि जो ये बाहर से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं तो इनको WTO के तहत आना पड़ता है और इनसे व्यापार की परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर न्यायसंगत नहीं है तो वहाँ से इन चीज़ों के ऊपर वो न्यायसंगत कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों के वर्चस्व के विरोध समान हित वाले विकासशील देशों में मिलकर लड़ना होगा। क्योंकि WTO में भी 4-5 देश ऐसे हैं जो खूब विकसित हैं और वो भी अपनी मनमानी करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, या जिन संस्थाओं में वो सामान लेके आते हैं उन पर अपनी मनमानी करते हैं। तो विकासशील देशों को मिलकर उनके खिलाफ भी लड़ना होगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियान और जन संगठनों और के प्रतिनिधित्वों ने विश्व व्यापार संगठन व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन अभी ये प्रदर्शित कर रहा है कि जनता के लिए
सही रहेगा। वैश्वीकरण की सारे व्यक्तियों को, जो गरीब भी हैं, उनको भी इसका फ़ायदा हो, ये ज़रूर सही बनेगा। अब आता है सारांश। इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकतर विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। परिणामस्वरूप उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किए जा रहे हैं। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने और प्रौद्योगिकी, विशेषकर चूना प्रौद्योगिकी में बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित और धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं, परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभ से सभी को बेहतर हिस्सेदारी मिले। इसके साथ ही हमारा लेसन ख़त्म होता है। धन्यवाद।